हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मार्केंशा का हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम मार्केंशा के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। मार्केंशा एक डायशियस पौधा है जिसको कि हम हिंदी में एक लिंगाश्रयी बोलते हैं, और इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो स्टॉक्ड गैमेटोफोर या रिसेप्टिकल के ऊपर लगे हुए होते हैं। युग्मक उद्धार जो होता है वो उसमें एक व्रंत होता है, जैसा कि आपको इस फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। आपको छतरी नुमा संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये गैमेटोफोर्स है। और छतरी नुमा संरचनाएं या फ्लैट स्टॉक्ड स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। जिन एंथ्रीडिया होते हैं वो तो चक्रिक होते हैं, साइक्लिक होते हैं, और स्त्रीधानियाँ जो होती हैं वो छतरी नुमा होती हैं। तो ये जो फोटोग्राफ दिखाई दे रहा है इसमें आपको छतरी नुमा संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। सो दिस इज आर्किगोनियोफोर इन दिस डायग्राम। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बियरिंग स्ट्रक्चर को हम एंथ्रीडियोफोर कहते हैं, और जो स्त्रीधानीदार होता है उसको हम आर्किगोनियोफोर कहते हैं। ये दोनों ही थैलस के शीर्ष भाग पे लगे होते हैं। शीर्ष भाग से तात्पर्य है कि जहाँ पर थैलस में बाइफर्केशन हो रहा होता है, उस जगह पे जहाँ पर ग्रोइंग पॉइंट ऑफ द थैलस होता है, उस जगह की कोशिकाएं ऊपर की तरफ बढ़ के एंथ्रीडियोफोर और आर्किगोनियोफोर बनाती हैं। और जैसे ही एंथ्रीडियोफोर और आर्किगोनियोफोर बनते हैं तो उस थैलस की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, उसकी जो कायिक वृद्धि है वो रुक जाती है, और जो एपेक्स है जो कि वेजिटेटिव सेल्स बना रहा होता है वो अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनाने प्रारंभ कर देता है। और अगर हम इस युग्मकधर की या गैमेटोफोर की ट्रांसफर सेक्शन देखें, उसके वृंत के ट्रांसफर सेक्शन देखें, तो वो इस तरीके की दिखाई देती है, जिसके अंदर दो खांचें होती हैं और उन खांचों में स्केल्स और राइजॉइड्स पाए जाते हैं। एक खांच ये है, एक खांच ये है। यहाँ पर स्केल्स और राइजॉइड्स होते हैं। ये स्टॉक का कन्वर्जन है। जो थैलस होता है वो स्टॉक के रूप में कन्वर्टेड हो जाता है, तो ये थोड़ा सा गोल सा हो जाता है, और इसमें खांचों के अंदर राइजॉइड्स और स्केल्स पाए जाते हैं, और एक तरफ इसमें एसिमिलेटरी चैम्बर्स होते हैं या फोटोसिंथेटिक रीजन होता है, और बाकी वाला जो सेल्स होती है वो सेल्स के अंदर स्टोरेज रीजन वाली सेल्स पाई जाती हैं। सो दिस इज द मेटामॉर्फोसिस ऑफ अ थैलस इनटू द गैमेटोफोर और रिसेप्टिकल। अब क्या होता है कि जो प्रकाश संश्लेषित तंतु जहाँ पे पाए जाते हैं उनके बीच बीच में प्रकाश एयर पोर्स होते हैं, जो कि उसको फोटोसिंथेटिक बनाए हुए रखता है। और ये दो तरह के रिसेप्टिकल्स होते हैं। एक तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बियर करने वाले हैं जिनको कि हम एंथ्रीडियोफोर कहते हैं, और दूसरे आर्किगोनियोफोर। अब एंथ्रीडियोफोर का डेवलपमेंट कैसे होता है और एंथ्रीडियोफोर अल्टीमेटली दिखाई कैसा देता है। देखिए, एंथ्रीडियोफोर जो होता है वो लगभग 1 से 3 सेंटीमीटर लंबा बेलनाकार व्रंत रखता है, और इसके जो ऊपर वाली तरफ होती है वहाँ पर 8 लोब्स पाए जाते हैं, और वो डिस्क शेप्ड होता है। डिस्क शेप्ड होता है और 8 उसके अंदर लोब्स पाए जाते हैं। जैसा कि हमने आर्किगोनिया में देखा, आर्किगोनिया तो छतरी नुमा था, लेकिन वो डिस्क शेप होता है, फ्लैट डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, और स्टॉक उसके अंदर होता ही है। अब अगर हम ये भी
एक्रोपिटल मैनर में इसके ऊपर एंथ्रीडिया उत्पन्न होते हैं और इसके अंदर भी 8 रेडिएटिंग रोज होती हैं। जैसे कि छतरी के अंदर अलग अलग ताड़ियाँ होती हैं, ऐसे ही इसके अंदर भी 8 रेडिएटिंग रोज होती हैं और उन रोज के जो टर्मिनल पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर एक्रोपिटल मैनर में एंथ्रीडिया उत्पन्न होते हैं। और अपरिपक्व एंथ्रीडिया या पुधानियाँ कहाँ पाई जाती हैं? मार्जिन्स पे पाई जाती हैं और जैसे जैसे वो परिपक्व होती चली जाती हैं किनारे पर नई पुधानियाँ बनने लगती हैं। यहाँ पर नई एंथ्रीडिया बनने लगती हैं और जो पुरानी वाली है वो सेंटर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट इधर की तरफ हो रहा है, नई बनती जाती हैं और पुरानी वाली बीच की तरफ दिखाई देते हैं। तो बड़ी और पुरानी जो एंथ्रीडिया है वो सेंटर में और जो नई एंथ्रीडिया है वो जितनी भी रेडिएटिंग रोज हैं उनके मार्जिन्स के ऊपर दिखाई देती हैं। अब अगर हम डिस्क का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटें तो वो ये जो फोटोग्राफ दिखाई दे रहा है, जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस तरीके का होता है। इसमें एंथ्रीडियल चैम्बर्स हैं। इन एंथ्रीडियल चैम्बर्स के दीज आर एंथ्रीडियल चैम्बर्स। एंथ्रीडियल चैम्बर्स के अंदर एंथ्रीडिया पाई जाती हैं और दो एंथ्रीडिया के बीच में जो चैम्बर है वहाँ पर एसिमुलेटरी चैम्बर कहलाता है। उसके अंदर पूरा फोटोसिंथेटिक रीजन होता है। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि फोटोसिंथेटिक रीजन के बीच बीच में एंथ्रीडियल चैम्बर्स होते हैं जिनके अंदर स्टॉक्ड एंथ्रीडिया पाई जाती हैं और एंथ्रीडिया का जो वृंत है वो बहुत छोटा सा होता है और हर एंथ्रीडियल चैम्बर में एक ओपनिंग होती है जिसको कि हम ओस्टियोल कहते हैं और इसकी साइड वाले पोर्शन के अंदर राइजॉइड्स और स्केल्स पाए जाते हैं। तो जो साइड वाला पोर्शन है ये बेसिकली थैलस में कहाँ था? वो नीचे वाली तरफ था जो कि साइड पोजीशन में आ गया। वाई? बिकॉज जो लोअर पोर्शन है थैलस का दैट हैज़ कन्वर्टेड इनटू अ सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, इसलिए वो दोनों मार्जिन्स के ऊपर आ गया। अब ये जो ग्रूव्स हैं इन ग्रूव्स के अंदर राइजॉइड्स और स्केल्स पाए जाते हैं। अब एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट कैसे होता है? रिक्सिया के जैसे ही एंथ्रीडियल का डेवलपमेंट होता है, लेकिन पुदानीदर की जो लोब्स होती हैं, साइक्लिक लोब्स जो हैं, उनके जो टिप्स होते हैं जो कि वृद्धिशील होते हैं, वहाँ पर कुछ पुदानियों का या एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट होता है। हर एक लोब की शीर्षस्थ कोशिका या एपिकल सेल जो भी होती है उसके अंदर वो शंकु के आकार की हो जाती है और एंथ्रीडियल इनिशियल कहलाती है और इस एंथ्रीडियल इनिशियल के आकार में वृद्धि होती है और एक अनुप्रस्थ विभाजन से वो विभाजित हो जाती है। ऊपर वाली सेल आप इसमें देखें, उस जो एक लोब है ना, इस तरीके के लोब्स बने हुए हैं। एंथ्रीडियम को अगर हम देखें तो वो इस तरीके की छतरी नुमा संरचना दिखाई देती है जिसमें 8 पालियां होती हैं। एक और पाली हम बना देते हैं। देयर आर 8 फ्लैट स्ट्रक्चर्स। अब इसमें इस जगह पर या इस जगह पर यहाँ की कोई भी कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है और एंथ्रीडियल इनिशियल सेल कहलाती है। नीचे तो स्टॉक लगा हुआ है इसमें और आर्किगोनिया कैसी दिख रही थी? वो ऐसी होती है, पेंडेंट होती है आर्किगोनिया 4।
एंथ्रिडियोफोर फ्लैट डिस्क लाइक होता है। तो कोई भी कोशिका एंथ्रीडियल सेल की तरह से काम करती है और ये एंथ्रीडियल सेल आकार में बड़ी हो जाती है। अब इसमें एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, बाहर वाली आउटर सेल कहलाती है और नीचे वाली प्राइमरी स्टॉक सेल कहलाती है। प्राइमरी या नीचे वाली जो सेल होती है वो स्टॉक और बेस बनाती है। अब इसमें डिवीजन होता है और नीचे वाली बेसल सेल कहलाती है जो कि उसका वो हिस्सा बनाती है जो कि थैलस के अंदर लगा हुआ होता है। और प्राइमरी स्टॉक सेल में डिविजन्स होते हैं और डिविजन्स के परिणाम स्वरूप अनियमित रूप से विभाजित होती है और इसका बहुकोशिकीय व्रंत बना लेती है। यहाँ पर ये बहुकोशिकीय व्रंत बन गया। और जो ऊपर वाली सेल होती है या प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल जो होती है उसके अंदर अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं और 2 से 4 कोशिका लंबा एक फिलामेंट बन जाता है। दिस इज द filament which is formed by the transverse division in the primary entheridial cell। अब सारी कोशिकाएं जो होती हैं उसके अंदर 2 वर्टिकल डिविजन्स होते हैं जो कि एक दूसरे के 90 डिग्री पे कटते हैं। एक सपोज कर लीजिए ऊपर से देख रहे हैं हम, एक ये सेल है, एक ये डिवीजन और दूसरा ये डिवीजन। तो इनके अंदर ये जो ऊपर ये वाली जो सेल थी जो कि एक सीरीज़ में थी, इन सेल्स के अंदर 2 एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटते हुए डिविजन्स होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप सेल्स का एक मास बन जाता है। एक ये सेल्स का मास बन गया। अब इस मास ऑफ सेल्स के अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। पेरिक्लाइनल डिवीजन माने परिधि के समानांतर विभाजन हो रहा है। ये देखिए आप, यहाँ ये डिवीजन हो गया। कुछ सेल्स बाहर की तरफ हैं, कुछ अंदर की तरफ सेल हैं। बाहर वाली सेल्स प्राइमरी जैकेट सेल्स कहलाती हैं जो कि इसका आवरण बना लेती हैं बाहर का, और ये हमेशा सिंगल सेल्ड होता है। इनिशियली कुछ कोशिकाएं होती हैं प्राइमरी जैकेट सेल्स वाली लेयर में, लेकिन फिर उनके अंदर कई सारे एंटीक्लाइनल डिविजन्स होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप स्तर एक ही रहता है, लेकिन उस स्तर में कोशिकाओं की संख्या में अभिवृद्धि हो जाती है। तो इस तरीके से with the help of many anticlinal divisions and one periclinal division, one celled jacket is formed, one layered jacket is formed which is composed of many cells। और उसमें कोशिकाओं की संख्या इस चीज़ पे निर्भर करती है कि स्पोरोजिनस ये जो एंथ्रीडियल इनिशियल से कितनी सेल्स डिवाइड करती हैं और वो कितना बड़ा एरिया कवर करती हैं। जितना बड़ा एरिया एंथ्रीडियल इनिशियल्स कवर करेंगी या वो डिवाइड करने के बाद में एंड्रोसाइट्स कवर करेंगे, उतने एरिए को कवर करने के लिए प्राइमरी कवर सेल की एक प्राइमरी जैकेट सेल्स की एक लेयर बन जाएगी। तो ये तो हो गया डेवलपमेंट प्राइमरी जैकेट सेल्स का। अब उसके बाद में प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स वो वाली सेल्स होती हैं जो कि बीच वाली होती हैं। यू कैन से दीज सेल्स, these are the primary androgonial cells and these cells then will divide in various planes। विभिन्न तलों में ये विभाजित होंगी और विभाजित होकर के ये क्या बना लेंगी, एंड्रोसाइट मदर सेल्स बना लेंगी। ये जो कोशिकाएं हैं ये सारी एंड्रोसाइट मदर सेल्स बन गई। अब हर एक एंड्रोसाइट मदर सेल में एक डायगोनल डिवीजन होगा, त्रियक विभाजन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक एंड्रोसाइट मदर सेल से 2 एंड्रोसाइट सेल्स बन जाएंगी। सो फ्रॉम वन एंड्रोसाइट मदर सेल 2 एंड्रोसाइट्स आर फॉर्म्ड and each androcyte will then metamorphose in the
एंथेरोजॉइड। हर एक जो एंड्रोसाइट मदर सेल है उसका कायांतरण हो जाता है एक एंथेरोजॉइड में। अब एंथेरोजॉइड कैसे बनता है? एंथेरोजॉइड बनने के लिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको कि ब्लीफेरोप्लास्ट कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर एक लंबी स्ट्रक्चर बन जाती है जिसके एक सिरे पे न्यूक्लियस होता है और एक सिरे पे ब्लीफेरोप्लास्ट लगी होती है। और ब्लीफेरोप्लास्ट से दो फ्लैजिली निकलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर अभी एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर थी वो अब एक स्पाइरल स्ट्रक्चर बन जाती है जिसके अंदर दो फ्लैजिली पाए जाते हैं। तो इस तरीके से एंड्रोसाइट मदर सेल फिर एंथेरोजॉइड में परिवर्तित हो जाती है। तो ये हो गया एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट। अब क्या होता है कि मैच्योर एंथ्रीडियम को अगर हम देखें तो उसमें एक स्टॉक होता है। दिस इज अ मैच्योर एंथ्रीडियम in which there is a stalk consisting of many cells. It is having a single celled jacket around it, and in the center there are many cells which are the androcyte mother cells, and it may be found in the form of androcyte mother cells, it may be found in the form of anthrozoids. अगर हम ज़्यादा परिपक्व को देखेंगे तो ये एंड्रोसाइट मदर सेल्स जो होती हैं ये फिर एंथ्रोजॉइड में भी परिवर्तित हो चुकी होती हैं। अब क्या होता है कि इसका डेहिसेंस कैसे होता है, स्फुटन कैसे होता है? देखिए, ये एंथ्रोजॉइड एक चैम्बर के अंदर है जिसकी ओपनिंग को हम ओस्टियोल कहते हैं और इसको हम एंथ्रीडियल चैम्बर कहते हैं। जब बरसात होती है या ओस की बूंदें एंथ्रीडियोफोर के ऊपर की ऊपरी सतह पे गिरती हैं तो ये जो दरारें बनी हुई है ना, कहाँ की? एंथ्रीडियल चैम्बर की। ये जो ओपनिंग्स हैं, इन ओपनिंग से जल जो होता है वो ओस्टियोल से होते हुए इस चैम्बर में आ जाता है। एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर जल आ जाता है। एक फ्लैट तश्तरी नुमा स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारे एंथ्रीडियल चैम्बर्स हैं, बहुत सारे ओस्टियोल्स हैं, उस पे पानी की बूंद गिरी, वो इस ओस्टियोल से होकर के एंथ्रीडियल चैम्बर में आ गई। यहाँ आने के बाद जैकेट की जो ऊपर की सेल्स होती हैं ये जल की उपस्थिति में गल जाती हैं और एंथ्रीडियम के ऊपर एक रंध्र बन जाता है, एक ओपनिंग बन जाती है यहाँ पर। और ये जो ओपनिंग बनती है, इस ओपनिंग से अंदर जितने भी एंथ्रोजॉइड्स बने होते हैं उनका एक बादल, अ क्लाउड ऑफ एंथ्रोजॉइड्स कम आउट और जल की सतह और वायु के संपर्क में आते ही ये जो झुंड है, जो क्लाउड है एंथ्रोजॉइड्स का, वो अलग अलग हो जाता है और एंथ्रोजॉइड्स बिखर जाते हैं और पानी के अंदर तैरने लगते हैं। सो दिस इज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया, formation of anthrozoids, structure of mature anthridium and dehiscence of anthridium. Now let us study the female reproductive organ, but before that we can revise it once again. Anthridial initial undergoes a transverse division which results in the formation of primary stalk cell. This is primary stalk cell which undergoes various divisions and results in the formation of multicellular stalk. Then the primary anthridial cell undergoes 1 to 2 transverse division resulting in the formation of 2 to 4 celled filament. There are 2 divisions at 90-degree angle of each other, resulting in the formation of a mass of cells which undergoes a periclinal division
पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, as a result of which the central mass of cells is formed, and these cells divide in various planes, resulting in the formation of many androcyte mother cells. There is a diagonal division takes place in each androcyte mother cell, which results in the formation of androcytes, and these metamorphosis of androcytes results in the formation of anthrozoids. From each androcyte mother cell, one anthrozoid is formed. Whereas in the primary jacket cell, many anticlinal divisions, apnatic vibajan, many anticlinal divisions take place, resulting in the formation of single layered jacket. So this is about the development of Antheridium. Now let us move on to the development of Archegonia on the Archegoniophore. If we see the structure of Archegoniophore, पहले ये फ्लैट सा स्ट्रक्चर होता है, फिर इसके अंदर कई सारी रेज बन जाती हैं. आर्कीगोनियोफोर में बहुत सारी ये रेज बन जाती हैं, और इन रेज के मार्जिन्स के ऊपर यहाँ पर एंथ्रीडी आर्कीगोनिया का बनना प्रारंभ हो जाता है. आप देख रहे हैं पहले ये वाली आर्कीगोनियम बनी थी. दिस वाज द फर्स्ट आर्कीगोनियम विच वाज फॉर्म्ड. उसके बाद में फिर ये आर्कीगोनियम बनी रे में, फिर उसके बाद ये बनी. इस तरीके से जो बीच वाला हिस्सा है ना, ये बीच वाला हिस्सा बड़ा होता चला जाता है. आप देखेंगे ये बड़ा होता जा रहा है, और बीच वाला हिस्सा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, इन रेज के जो शीट्स हैं वो नीचे की तरफ खिसकते चले जाएंगे, और इस तरीके से ये रेज हैंगिंग रेज बन जाएंगी लाइक दिस. पहले कैसी थी? पहले यूं थी, लेकिन अब वो लटकना शुरू हो जाएंगी. और जो आर्कीगोनिया है, जो यंग आर्कीगोनिया है, जो कि अभी मार्जिन पे थी, वो सारी अंदर की तरफ आ जाएंगी. जब ये नीचे झुक जाएगा तो यंगेस्ट अंदर की तरफ होगी, और जो मैच्योर होंगी वो बाहर की तरफ होंगी. जबकि पहले वाले स्टेज में क्या था? मैच्योर अंदर थी और यंग बाहर थी. लेकिन यहाँ पर यंग अंदर की तरफ हो जाएगी और मैच्योर बाहर हो जाएगी. सो दिस इज द वे ऑफ, ये तो सरफेस व्यू है, ऊपर से देखने में ये ऐसा लगेगा, इस तरीके से डेवलपमेंट होगा. और नीचे वाला जो है वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में अलग अलग लेवल पर, अगर हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में देखें तो आर्कीगोनिया की स्थिति आपको दिखाई देगी. जो मैच्योर है वो सेंटर में, और जो यंग है वो बाहर की तरफ है. सो दिस इज द सरफेस एंड द एलएस व्यू ऑफ आर्कीगोनियोफोर. नीचे स्टॉक तो होता ही है. ऐसे ही अगर हम एक सेलुलर डायग्राम देखें लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द आर्कीगोनियोफोर, तो ये स्टॉक दिखाई दे रहा है हमको, ये स्टॉक दिखाई दे रहा है. इसमें आपको राइजॉइड्स दिखाई देते हैं. दीज आर राइजॉइड्स. ये सब राइजॉइडल फरोज बनी हुई हैं. वो क्यों बन गई? क्योंकि जो फ्लैट थैलस था ना, ये जो फ्लैट थैलस था, अब ये राउंड हो रहा है, और जब ये राउंड हो जाता है तो नीचे वाली सेल्स बढ़ जाती हैं, और राइजोइडल फरोज जो होती हैं वो लेटरल पोजीशन में आ जाती हैं. तो जब वो लेटरल पोजीशन में आ जाएंगी तो यहाँ पर राइजॉइड्स हमको दिखाई देंगे. ऊपर वाला पोर्शन इज द फोटोसिंथेटिक रीजन, जैसे कि एंथ्रीडियोफोर में था. उसके बाद में ये स्टोरेज रीजन हो गया. यहाँ पर आपको कुछ बड़ी हुई सेल्स दिखाई देती हैं जो कि रेज बनाती हैं. अब हर आर्कीगोनियम के बाहर एक कवरिंग होती है जिसको पेरिगाइनियम कहते हैं. दिस फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर, ये जो फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है ये एक आर्कीगोनियम है. इसके बाहर की तरफ यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनेंगी जिनको कि हम
पेरिगाइनियम कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये दीज आर पेरिगाइनियम, ये पेरिगाइनियम है। और इसके बाहर एक झिल्ली नुमा संरचना होती है जिसको कि हम पेरिकीटम कहते हैं। तो आर्किगोनिया इज प्रोटेक्टेड बाय द पेरिकीटम एंड द पेरिगाइनियम। दिस इज अबाउट द सेल्युलर व्यू of longitudinal section of Archegoniophore of Markensia. Now, अब डेवलपमेंट कैसे होता है? जिस जगह से वही एपिकल सेल, ये जो यहाँ की कोई भी कोशिका, इस जगह की कोई भी कोशिका आर्किगोनियल इनिशियल की तरह से काम करती है। यहाँ की कोई भी कोशिका आर्किगोनियल इनिशियल की तरह से काम करती है और वो आकार में बड़ी हो जाती है। और ये जो सेल होती है, दिस सेल इज नोन एज आर्किगोनियल इनिशियल। इसका जीव द्रव्य सघन हो जाता है, आकार में बड़ी हो जाती है, फूल जाती है। और इस फूले हुए जो शीर्ष है उस पर कुल मिलाकर के इनिशियली तीन द्विविभाजन होते हैं और ये 8 पालियों में परिवर्तित हो जाता है। तो 8 लोब्स बन गए। जो सेल थी जिससे बनना था उसमें कई सारे डिविजन्स हुए और 8 लोब्स बन गए। अब हर लोब का वो भाग जो कि स्त्रीधानी को परिवर्तित करता है उसको हम रिसेप्टिकल कहते हैं। और हर लोब में पालियों की संख्या समान होती है। अब क्या होता है, शीर्ष के ठीक पीछे की तरफ स्त्रीधानी बनना प्रारंभ हो जाती है। अब ये बनी कैसे कि स्त्रीधानी के लिए जो भी फर्टाइल लोब है उस लोब का जो शीर्ष है वहाँ की कोशिका जो होती है वो स्त्रीधानी इनिशियल बन गई। और ऊपर की तरफ इसमें अनुप्रस्थ विभाजन से 2 कोशिका बनती हैं। एक तो बेसल सेल, एक तो ये बेसल सेल बन गई और ये आउटर सेल बन गई। बेसल सेल को हम प्राइमरी स्टॉक सेल भी कहते हैं और ऊपर वाली कोशिका को हम प्राइमरी आर्किगोनियल सेल भी कहते हैं। अब क्या होता है, प्राइमरी स्टॉक सेल में अनियमित विभाजन द्वारा एक छोटा सा स्टॉक बन जाता है, ये स्टॉक बन गया। जबकि एपिकल सेल जो थी उस सेल में 3 इंटरसेक्टिंग डिविजन्स होते हैं लाइक दिस, जिसके परिणाम स्वरूप एक तो प्राइमरी एक्सियल सेल बनती है जो कि सेंटर में बन जाती है और 3 कोशिकाएं बाहर की तरफ होती हैं जिनको कि हम पेरिफेरल सेल्स कहते हैं। इन पेरिफेरल सेल्स में एक एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है जिसके कारण 6 कोशिकाओं का 6 पेरिफेरल सेल्स बन जाती हैं। 3 से 6 पेरिफेरल सेल्स हो गई। अब क्या होता है कि जो एक्सियल सेल है, एक्सियल सेल का डिवीजन हम देखें, इसके अंदर एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है जिसके परिणाम स्वरूप प्राइमरी कवर सेल बनती है और सेंट्रल सेल बन जाती है। कवर सेल के अंदर 2 डिवीजन्स एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं और 4 कवर सेल्स बन जाती हैं। चार कवर सेल्स बन गई। किससे? इससे 2 90 डिग्री के एंगल पर डिविजन्स होंगे। और ये जो बीच वाली सेल है सेंट्रल सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन होता है जिसके परिणाम स्वरूप यू कैन सी इन द डायग्राम जे, जिसके परिणाम स्वरूप प्राइमरी नेक कैनाल सेल बनती है और
वेंटर इनिशियल बनती है। प्राइमरी नेक कैनाल सेल में 4 से 6 सेल्स बन जाती हैं ट्रांसवर्स डिवीजन के परिणाम स्वरूप। कहाँ पे? यहाँ पे ऊपर कवर सेल है, नीचे ये नेक कैनाल सेल्स बन जाती हैं। इस जो नेक इनिशियल है इसके अंदर ट्रांसवर्स डिविजन्स होते हैं और 4 से 6 नाल ग्रीवा नाल कोशिका बन जाती हैं। और जो वेंटर इनिशियल है इसके अंदर डिवीजन होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और 2 कोशिकाएं बनती हैं, एक तो वेंटर कैनाल सेल और दूसरी एग सेल। तो वेंटर इनिशियल से सबसे बीच वाली सेल में देखें, ऊपर कवर सेल कितनी हो गई? 4। एक में 290 डिग्री के एंगल पे डिविजन्स हुए, 4 बनी। नीचे वाली जो सेल थी उस सेल ने वापस डिवाइड किया, एक तो प्राइमरी नेक कैनाल सेल बन गई और एक वेंटर इनिशियल बन गई। प्राइमरी नेक कैनाल सेल जो थी उसने कई सारे अनुप्रस्थ विभाजन किए और नेक कैनाल सेल्स बना ली 4 से 6। और वेंटर इनिशियल जो थी उसने एक बार डिवाइड किया, ट्रांसवर्स डिवीजन, जिसके परिणाम स्वरूप 2 सेल्स बनी, एक तो वेंटर कैनाल सेल और एक एग सेल। अब बात आती है इसके बाहर की सेल्स की, जैकेट की। तो जो बाहर की नेक इनिशियल्स हैं, बाहर की जो प्राइमरी जो पेरिफेरल सेल्स हैं, उन पेरिफेरल 6 जो पेरिफेरल सेल्स थी उनके अंदर ट्रांसवर्स डिविजन्स हुए और इन ट्रांसवर्स डिवीजन के परिणाम स्वरूप नेक इनिशियल्स बन गई और वेंटर इनिशियल्स बन गई। वेंटर इनिशियल्स ने डिवाइड किया और डिवाइड करके ये धंसा हुआ भाग बना लिया, वेंटर वाला पोर्शन बना लिया। जबकि नेक इनिशियल्स थी उनके अंदर कई सारे विभाजन हुए और उन्होंने नेक की कवरिंग बना ली। तो इस तरीके से नेक इनिशियल से नेक की कवरिंग बनी, नेक कैनाल इनिशियल से नेक कैनाल सेल्स बनी, ऊपर कवर सेल बन गई, नीचे की तरफ एक वेंटर कैनाल सेल, दिस इज वेंटर कैनाल सेल, और ये एग सेल, और ये वेंटर वाला पोर्शन, वेंटर इनिशियल से वेंटर वाला पोर्शन बन गया। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आर्किगोनिया एंड द डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम। ये हो गया, ये इसका स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। टीएस हुआ, लोअर बेसल सेल बनी, अपर सेल बन गई प्राइम सेंट्रल सेल, सेंट्रल एक्सियल सेल, पेरिफेरल सेल्स, इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, प्राइमरी कवर सेल्स, सेंट्रल सेल, कवर सेल्स में 2 इंटरसेक्टिंग 2 लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स, 4 कवर सेल्स बनी ट्रांसवर्स डिवीजन से, प्राइमरी नेक कैनाल सेल्स, वेंटर कैनाल सेल्स एंड सो ऑन। सो दिस इज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम। अब क्या होता है कि जब पानी के अंदर एंथ्रोजॉइड्स तैर रहे होते हैं तो आर्किगोनिया की जब भी आर्किगोनिया के अंदर एंथ्रोजॉइड्स का प्रवेश होना होता है तो फर्टिलाइजेशन के समय जो उनका जो आर्किगोनिया का जो वृंत है वो और लंबा हो जाता है और उसके अंदर जो भी नेक कैनाल सेल्स होती हैं और वेंटर कैनाल सेल्स होती हैं वो टूट जाती हैं और नेक कैनाल सेल और वेंटर कैनाल सेल वाला जितना भी हिस्सा होता है उस हिस्से के अंदर म्यूसिलेज बन जाता है बिकॉज ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ द सेल्स ऑफ नेक कैनाल रीजन एंड द वेंटर रीजन। अब क्या होता है कि जल का एब्जॉर्प्शन होता है, ये म्यूसिलेज जल को एब्जॉर्ब करता है और स्त्रीधानी या आर्किगोनियम के ऊपर एक दबाव उत्पन्न होता है जिसके कारण कवर सेल्स जो होती हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाती हैं और वो स्पेस जो वहाँ पर स्पेस बन जाता है जिसमें से होकर के बहुत सारे एंथ्रोजॉइड्स एंड दिस म्यूसिलेज अट्रैक्ट्स all the anthrozoids, they get entered into the neck region and only one gets fertilized with the egg cell। और इसको हम एंथ्रोजॉइड्स का कीमोटैक्टिक मूवमेंट बोलते हैं। तो और ये किस लिए होता है? क्योंकि जो श्लेष्मा होता है, म्यूसिलेज जो निकलता है
उसके अंदर मैलिक एसिड की अधिकता होती है और इस मैलिक एसिड के कारण जो एंथ्रोजॉइड्स हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब जो जाइगोट बन गया, जाइगोट में जो पहला डिवीजन होता है वो ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप दो सेल्स बनती हैं। एक तो एपीबेसल सेल ऊपर वाली, दिस इज एपीबेसल सेल एंड दिस इज द हाइपोबेसल सेल। एपीबेसल सेल और हाइपोबेसल सेल, उनके अंदर दूसरा डिवीजन जो होता है वो वर्टिकल डिवीजन होता है, जिससे कि क्वाड्रेंट बन जाता है, 4 सेल्ड वाली स्टेज आ जाती है। फिर वर्टिकल डिवीजन 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे वर्टिकल डिवीजन्स होते हैं और ऑक्टेंट स्टेज बन जाती है। ऑक्टेंट स्टेज के बाद में जो नीचे वाला भाग होता है हाइपोबेसल हाफ, बहुत सारी सेल्स बनती हैं। ऑक्टेंट स्टेज के बाद में बहुत सारी सेल्स बनती हैं। जो नीचे वाले हाफ से जो सेल्स बन रही होती हैं वो सेल्स तो बनाती हैं फुट, ये वाली जो सेल्स हैं ये बनाएंगी फुट और सीटा का नीचे वाला भाग। और ये आगे की तरफ वाली जो सेल्स हैं, क्योंकि आर्किगोनियम हैंगिंग है, उल्टी लटकी हुई है, तो जो बेसल पोर्शन होगा हाइपोबेसल तो यहाँ पे होगा और एपीबेसल इधर की तरफ होगा, तो यहाँ पे हाइपोबेसल और ये वाला जो है ये एपीबेसल है। अब हाइपोबेसल और एपीबेसल सेल रीजन की जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर बहुत सारे विभाजन होते हैं। जो हाइपोबेसल रीजन है वहाँ की सेल्स फुट बनाती हैं। इसका जो कैप्सूल होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। ये दिस इज द फुट, दिस इज सीटा एंड दिस इज कैप्सूल। तो फुट और सीटा का नीचे वाला हिस्सा तो बनाएगी नीचे वाली कोशिकाएं, और जो ऊपर वाली सेल्स हैं एपीबेसल सेल्स हैं वो क्या बनाएंगी, वो कैप्सूल बनाएंगी और सीटा का रिमेनिंग पार्ट। तो इस तरीके से इसका फर्दर डेवलपमेंट होता है। और क्या होता है कि जो सीटा की जो कोशिकाएं होती हैं ये कोशिकाएं में रिक्तिकाएं बहुत ज़्यादा होती हैं और रिक्तिकाएं अधिक होने के कारण वो लंबा हो जाता है, और लंबा होने के कारण ये इसके बाहर की तरफ कैलिप्ट्रा है, पेरिगाइनियम है, पेरिकीटम है, जो बाहर आवरण थे काहे के आर्किगोनियम के बाहर जितने भी आवरण थे उन सब को आवरणों को तोड़ता हुआ ये जो व्रंथ है ये कैप्सूल को बाहर की तरफ नीचे की तरफ धकेल देता है। अब इस कैप्सूल की जो अंदर वाली सेल्स होती हैं, 2 तरह की कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं। एक तो सेल्स होती हैं फर्टाइल और एक होती हैं स्टेराइल सेल्स। अल्टीमेटली आप देखें इस तरीके का हो जाता है, या ये पेरिकीटम को, पेरिगाइनियम को, इनको सबको पार करता हुआ ये कैप्सूल बाहर निकल के आ जाता है। अब ये बाहर आ गया। बाहर आने के बाद अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये इस तरीके का दिखाई देता है। दिस इज फुट पोर्शन, ये वाला, ये सीटा हो गया, ये कैप्सूल हो गया। जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उनमें बाहर वाली जो कोशिकाएं हैं वो तो इसका आवरण बना लेती हैं कैप्सूल का, और अंदर वाली जो सेल्स थी वो सेल्स 2 तरह की कोशिकाएं बनाती हैं। कुछ सेल्स तो स्पोर मदर सेल्स होती हैं जिनके अंदर विभाजन होता है और स्पोर टेट्राड बन जाते हैं। पहले तो पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ जिससे कि एम्फिथीसियम बन जाएगा, बाहर की तरफ तो एम्फिथीसियम होगा। अगर हम इसके पीछे चलें, इससे पहले वाले डायग्राम में देखें, यहाँ पर पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ,
इसके अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन हो गया कैप्सूल वाले पोर्शन में। जो एम्फिथीसियम है, बाहर वाली सेल्स तो एम्फिथीसियम की कोशिकाएं होंगी और अंदर वाली एंडोथीसियम की कोशिकाएं होंगी। एम्फिथीसियम की सेल्स में कई सारे एंटीक्लाइनल डिविजन्स होते हैं और एक आवरण बन जाता है। ये एक आवरण बन गया। और एंडोथीसियम की जो सेल्स हैं उनके अंदर कई विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप आर्कीस्पोरियम बनता है और उस आर्कीस्पोरियम में कई विभाजन से स्पोरोजेनस टिश्यू बन जाता है। और कुछ शीर्षस्थ कोशिकाएं स्टेराइल हो जाती हैं, जिनको कि हम स्टेराइल सेल्स बोलते हैं। और जो स्पोरोजेनस सेल्स होती हैं वो आइसोडायमेट्रिक होती हैं, 2 या 3 क्रम में विभाजित हो जाती हैं और स्पोर मदर सेल्स का काम करती हैं। और इनकी जो स्टेराइल सेल्स होती हैं वो लंबी पतली हो जाती हैं, जिनके अंदर स्पाइरल थिकनिंग्स होती हैं, जिनको हम इलेटर्स कहते हैं। और इनका काम मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना होता है और जल को अवशोषित करके ये स्पोर्स के डिस्पर्जल में हेल्प करती हैं। और जो स्पोर मदर सेल्स हैं उनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। स्पोर मदर सेल्स विल अंडरगो मियोसिस एज ए रिजल्ट ऑफ विच स्पोर टेट्राड इज फॉर्म। और ये स्पोर टेट्राड के जो स्पोर्स हैं वो अलग अलग भी हो जाते हैं और टेट्राड के फॉर्म में भी रहते हैं। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्स फ्रॉम द स्पोर मदर सेल्स। अब स्पोरोजेनस टिश्यू की वो कोशिकाएं जो कि स्पोर्स नहीं बना रही होती हैं, जिनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, वो कोशिकाएं बंधे कोशिकाएं होती हैं और वो लंबी हो जाती हैं और लंबी हो करके उनके अंदर स्पाइरल थिकनिंग्स हो जाती हैं और वो हाइग्रोस्कोपिक हो जाती हैं। अब ये जल अवशोषित करती हैं। अंदर क्या चीज़ थी, अंदर जब ये पानी एब्जॉर्ब कर लेंगी तो ये फूल जाएंगी और जब ये फूल जाएंगी तो ये जो कैप्सूल है उसके ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, जिसके कारण ये फट जाएगी, इसकी भित्ति फट जाएगी और लगभग 6 से 8 कपाटों में या हिस्सों में ये टूट जाती है और स्पोर्स बाहर निकल आते हैं, झटके से निकल आते हैं। और इलेटर्स का काम क्या होता है, इलेटर्स सिकुड़ते और फैलते रहते हैं और इस तरीके से वो एक जर्क उत्पन्न करते हैं स्पोर्स के डिस्पर्जल में और वो हवा में दूर छिटक जाते हैं। स्पोर्स को अगर हम देखें तो कुछ पौधों के अंदर कुछ मार्केंशिया की स्पीसीज में वो 2 लेयर्ड होते हैं, जैसे कि एक एक्साइन और एक इंडाइन होती है, जबकि कुछ के अंदर मीजाइन भी होती है, पेरिनियम भी होती है, 3 स्तर के होते हैं। अब उसके बाद में स्पोर का जर्मिनेशन है। स्पोर आकर के इसकी जीव क्षमता जो होती है या वायबिलिटी जो होती है वो 1 साल तक होती है। और जब भी ये जल अवशोषित करता है ये फूल जाता है। इसमें एक बड़ी कोशिका एक छोटी कोशिका होती है। बड़ी कोशिका रिपीटेडली डिवाइड होती है और डिवाइड होकर के थैलस बना लेती है, जो कि ये वाला पोर्शन बना। और जो पतली छोटी वाली कोशिका होती है वो राइजोइडल इनिशियल की तरह से काम करती है और बहुत सारे राइजोइड्स बना लेती है। तो थैलस का वो डोर्सल वाला या पूरा ऊपर वाला सारा भाग जिसमें फोटोसिंथेटिक और स्टोरेज रीजन होता है वो तो सारा बनाता है, बड़ी वाली सेल से बनते हैं वो। और राइजोइडल सेल जो होती है वो नीचे की तरफ राइजोइड्स बना लेते हैं। सो दिस इज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द थैलस फ्रॉम वन स्पोर। अब आप अपन इसको बहुत फटाफट देख लेते हैं। ये आर्किगोनियोफोर है, ये इसकी लाइफ साइकिल है। दिस इज आर्किगोनियोफोर विच इज़ बियरिंग आर्किगोनिया। दीज आर आर्किगोनिया। ये एलएस है आर्किगोनियोफोर का, ये आर्किगोनिया है। ऐसे ही है, दिस इज एंथ्रिडियोफोर। एंथ्रिडियोफोर में एंथ्रिडिया है। ये एंथ्रिडियल चैम्बर के अंदर एक एंथ्रिडियम दिखाई दे रहा है, इसमें ये एग सेल है। आर्किगोनियम में ये एंथ्रोजॉइड है।
फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बन गया, oospore बन गया। अब इस oospore के अंदर नीचे वाला भाग और ऊपर वाला दोनों भाग हो गए। नीचे वाले भाग ने फुट और सीटा का लोअर पार्ट बनाया और ऊपर वाले पोर्शन ने कैप्सूल और सीटा का अपर पार्ट बनाया, और ये एडल्ट स्पोरोफाइट बन गया, यह स्पोरोगोनियम बन गया। इस एडल्ट स्पोरोगोनियम की जो स्पोर मदर सेल्स थी उन्होंने स्पोर टेट्राड बना लिया। तो ये स्पोर टेट्राड जो बने, ये यहाँ पर ये स्पोर टेट्राड बन गए, स्पोर मदर सेल्स बन गई। तो ये तो इसकी स्पोरोफिटिक जनरेशन हुई जाइगोट से लेकर के स्पोर मदर सेल बनने तक का, और इसमें मियोसिस होने के बाद से लेकर के नए प्लांट बनने का तक का स्टेज जो है, और उनके अंदर एग सेल और एंथ्रोजॉइड का बनने वाली जो जनरेशन है वो इसकी गेमेटोफिटिक जनरेशन है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि 4 जो स्पोर्स बनते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ मियोसिस इन द स्पोर मदर सेल, उनमें से 2 विल फॉर्म द मेल प्लांट एंड द 2 विल फॉर्म द फीमेल प्लांट। So this is about the life cycle of Markensia. Thank you.